नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज हमारे सीजी पुलिस में राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण भाग पर्यावरण। तो पर्यावरण से भी हम लोग 50 कूट वाले प्रश्न देखेंगे और क्योंकि कूट वाले प्रश्नों में आप जानते हैं 50 प्रश्न हो तो हमारा कम से कम 100 से 150 तक के प्रश्न या 200 प्रश्नों का तैयारी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिले और हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। और यदि आप देखना शुरू कर रहे हैं तो लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए ताकि इससे हमको प्रोत्साहन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और लाते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण के 50 MCQ। ये पर्यावरण है दोस्तों और इसको मैंने 10 भागों में बांट लिया है कि 10 भाग से हम पर्यावरण को टोटल 10 अध्याय में करके और 10 अध्याय से हम लोग 55 प्रश्न देखेंगे। मतलब सभी भाग से कोई भी भाग आपका नहीं छूटेगा। और एक भाग से हम लोग देखें तो इससे 5 प्रश्न है तो हर में 4 ऑप्शन मिलेगा तो 5 चौक 20 प्रश्न हर भाग से तैयारी होगा। और इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें तो टोटल कितने प्रश्नों का तैयारी हो जाएगा आपको पर्यावरण से 200 प्रश्नों का। तो ये अभी जो आगामी एग्जाम है 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस का, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो और आपके लिए उपयोगी लगे तो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक दिल जरूर भेज दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आज आगे हम लोग बेहतर से बेहतर काम करते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट भी उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला सवाल। आपको मैं आंसर रिवील नहीं कर रहा हूं। यदि आप तैयारी कर लिए हैं पर्यावरण का तो आप देख के अपना आंसर ट्राई करेंगे कि आपका आंसर कितने सही होता है और कमेंट करके बताएंगे कि आपने 50 में से कितने आंसर अटेम्प्ट किया वो सही था। तो चलिए हम देखते हैं उत्पादक। तो उत्पादक इसमें से कौन होता है? शेर, हरी घास, कवक या बकरी? तो उत्पादक कौन सा होता है? हरी घास। जो भी सूर्य के प्रकाश से सीधा ये लेते हैं वो हरी घास होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो इसका जो पहले का ऑप्शन उसमें क्या आ जाएगा? 2 नंबर। अब उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता कौन होता है? जो उसको खाता है। मतलब कौन खाता है घास को? बकरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता हो जाएगा। अपघटक। अपघटक कौन सा होता है? कवक। जो मृत होते हैं उनको नष्ट करता है या उसको व्यतीत कर देता है तो इसको कौन करता है? ये काम कवक करता है। और मांसाहारी कौन होता है? तो कौन होता है? शेर। तो हमारा ये 3 आ गया और इसमें कौन सा आ जाएगा? 1। तो 2 4 3 1 2 4 3 और ये 1। तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि ये है, इसमें है कुछ और भी तथ्य दिए हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि नाइट्रोजन चक्र कैसे संपन्न होता है? तो नाइट्रोजन के किसके लिए वो होता है? स्थिरीकरण से, है ना। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3। कार्बन चक्र कैसे संभव होता है? तो ये कैसे होता है? श्वसन से और दहन से या पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें देखो कार्बन चक्र भी है, ऑक्सीजन चक्र भी है। तो हम लोग देखते हैं श्वसन और दहन से ये क्या उत्पन्न होता है? कार्बन चक्र। मतलब कार्बन का ध्यान रखना है। मतलब इसमें ये दोनों मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप आपको लग सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं श्वसन और दहन से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ऑक्सीजन चक्र में क्या शामिल होगा? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही क्या उत्पन्न होता है? O2 ऑक्सीजन। तो इसको इसमें लेंगे। और जल चक्र कहाँ है? वर्षा का जल और ये बहाव से। तो इस प्रकार से पहला में 3 आ गया, दूसरा में कौन सा आ गया? 4 आ गया और तीसरा में कौन सा आ गया? तीसरा में कौन सा आ गया? जल चक्र में 2 आ गया और ऑक्सीजन में फर्स्ट आ गया। तो 3 4 2 1। तो 3 4 2 और 1 ये हमारा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इसमें साइंस के बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका ये होता है कि सभी चीज इस प्रकार से हमारा व्याख्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही और अच्छे वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे ब्लॉग चैनल और टेक चैनल के लिए टीजे ब्लॉग 82 पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको यूट्यूब से संबंधित या टेक्निकल संबंधित और ब्लॉग संबंधी आपको वीडियो मिलते हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है। मतलब दोनों दिशा में होता है, इधर भी और इधर भी। तो ये बिल्कुल गलत है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? सूर्य से ऊर्जा मिलता है, फिर ये जो भी जीव बकरी खाएगा उसको मिलेगा, फिर शेर उसको खाएगा उसको मिलेगा। तो केवल इस दिशा में जाता है, ऐसे सूरज से पौधों में, पौधों से बकरी से शेर में, फिर कवक मतलब कम होते जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की हानि क्रमशः बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है। ये पहला क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? सही है। तो केवल कौन सा सही है? केवल 2 सही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिए, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो हानि है वो कितना प्रतिशत होता है? 90%। अर्थात यदि सूर्य से हमको जो पौधा को जितना मिलता है, मान लो 100% मिलता है, तो जो इसको खाते हैं उसको कितना प्रतिशत मिलता है? 10%। अब जो इसको खाएगा उसको कितना प्रतिशत मिलेगा? 1% ऊर्जा मिलेगा। तो ये चीज होता है, ऊर्जा कितना तेजी से कम होता है। इसको खाएगा फिर 0 1% होगा उसको। तो कितना ज्यादा
कम होते जाता है, मतलब इसको 0.1% ऐसे करके कम होते जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, जबकि मांसाहारी होते हैं उनको केवल 1% ही उससे ऊर्जा मिलते हैं, इसीलिए शाकाहारी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा होता है। जरूर ऐसे इसमें क्या होता है, बहुत सारे ये खाद्य श्रृंखला ऐसे करके जुड़ा रहता है, तो यही क्या बनता है, खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम लिंडेमन द्वारा दिया गया है। तो 10% नियम लिंडेमन द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। यही 10%, ये जो ऊर्जा का केवल 10% ही क्या होता है, आगे वाले प्राणी में जाता है। ये जैसे घास है, इसको जो खाएगा, मान लो ये सूरज से 100% ऊर्जा लिया, तो जो इसको खाएगा उसको कितना मिलेगा, केवल 10%। तो हम सूरज से भी सीधा ऊर्जा ले सकते हैं, उसका धूप इसीलिए सेका जाता है, विटामिन डी हमको मिलता है, तो और जो भी चीजें हो, तो ये 10% का नियम, मतलब इसके एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अपघटक मृत जीवों से पोषण प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, जो भी मृत जीव होता है उसको अपशिष्ट में बदल देते हैं अपघटक। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है, मतलब उपयोग होता है, और जानते हैं क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो ये भी सही है। ऊर्जा चक्र में ऊर्जा पुनः चक्रित होता है, तो ऊर्जा पुनः चक्रित नहीं होता। जैसे सूर्य से ऊर्जा मिला, फिर घास को मिला, घास से बकरी को मिला, बकरी से शेर को, फिर सूरज को नहीं मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में यही हमारे ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें गलत पूछा गया है, तो गलत कौन सा हुआ हमारा, केवल 3 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है, ये जैव विविधता है। अब मैं सब पूरे भागों को हम लोगों ने 10 भाग में बांट लिया और हर भाग से इक्वली प्रश्न मिला है, लिए हैं, तो कोई भी भाग से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रश्न न मिले। अब इसमें है हिमालय क्षेत्र दे दिया जैव विविधता से, है ना। हमारे भारत में का जो वातावरण है, जलवायु है, विविधता पूर्वक है, एक और समुद्र है, एक और पहाड़ है, तो ऐसे करके। तो इसमें हम लोग देखते हैं हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला में क्या आ जाएगा, 3 इंडो म्यांमार क्षेत्र, म्यांमार से लगा हुआ कौन सा है, तो असम और नागालैंड। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 2 इंडो मानसून। तो इंडो मानसून कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है इलाका है, उधर जिधर गंगा जाके कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो वाली जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु और कर्नाटक में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रजातियां और उनके संरक्षण का स्तर का मिलान करना है कि इसमें से कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाघ क्या है, बाघ के बारे में हम लोग देखें तो ये संकटग्रस्त है आज के डेट में, बाघ लगभग बहुत दिक्कत है। भारतीय हाथियों की बात करें तो भारतीय हाथी क्या विलुप्त नहीं हुए हैं, लुप्त प्राय भी नहीं हुए, ये दिखाई देते हैं, लेकिन संवेदनशील है ना, बहुत बड़े होते हैं, उनको खाने का तो आप लोग देखोगे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अक्सर ये लोग जो है, जो हमारे क्षेत्र में घुस आते हैं, घरों को तोड़ते हैं, चावल खा देते हैं या और कई प्रकार के करते हैं, तो ये पहला हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, चौथा। और चीता बोले तो चीता क्या हो गया है, भारत से लुप्त हो गया है, ये मानते हैं हम, इसीलिए क्या हो गया, ये दूसरे देशों से चीता लाकर मध्य प्रदेश में रखा गया था, उनकी संख्या बढ़ेगा। तो चीता आपको जानना है कि चीता क्या हो रहा है, लुप्त प्राय प्राणी में आता है। और एक सिंघा वाला जो गेंडा है वो क्या हो गया है, लगभग विलुप्त हो रहा है, तो ये 2 नंबर में। तो इन जीवों को ध्यान रखना है, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाता है, एक सिंह वाले गेंडा का, चीता का, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं जैव विविधता केवल पौधे और जीवों तक सीमित है, तो ये क्या है, गलत है। जैव विविधता हार्ट स्पॉट उच्च प्रजाति विविधता वाले क्षेत्र है, तो ये क्या है, सही है। पहला क्या है, जीवों और पौधों तक ही नहीं है, वातावरण सभी चीजों से ये शामिल है, तो कौन सा है, केवल 2 सही है इसका। अगला हम लोग देखते हैं कि हमारा जो IUCN लाल सूची में वैश्विक स्तर पर प्रजातियों का संरक्षण स्थिति दर्ज होती है, तो ये क्या है, सही है। और हम लोग देखते हैं भारत में वन्य जीव अधिनियम के तहत केवल स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है, तो केवल स्तनधारी जीवों को शामिल नहीं किया जाता, तो क्या है यहाँ पर, ये वाली दूसरा वाला गलत है। कौन सा सही है, केवल 1 नंबर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसमें कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल वन क्षेत्र में ही है, तो केवल वन क्षेत्र में नहीं है, सभी क्षेत्रों में, क्योंकि वन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब हमारे गांव में भी आसपास में वन होते हैं या वन में लोग बसे हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जैव विविधता में अनुवांशिक विविधता भी शामिल है, सही है, ये भी जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा इसका गलत कौन सा हो जाएगा, केवल 1 गलत होगा। आगे हम लोग प्रदूषण पर देखते हैं, प्रदूषण से संबंधित सवाल। तो प्रदूषण से संबंधित सवाल में हम देखते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किससे होता है, कृत्रिम रसायन अपशिष्ट, ये धुआं और वाहनों से होता है, मतलब 1 नंबर आएगा। जल प्रदूषण किससे होता है, रासायनिक अपशिष्ट और प्लास्टिक से, प्लास्टिक को भी फेंकते हैं तो, है ना, या कृषि रसायन और औद्योगिक, तो यहाँ पर ये वाला ज्यादा सुटेबल रेगुलर है, कृषि रसायन और जल। तो जल में तो नहीं जाएगा, तो देखो पहले ध्वनि का देख लेते हैं। तो ध्वनि क्या होता है, एयरक्राफ्ट, मतलब ये सही है, 3 का 3 में इसमें शामिल है। तो मृदा किससे होगा, औद्योगिक कचरा से क्या होता है, मृदा भी होता है, मतलब दोनों लगभग सेम से है, रासायनिक अपशिष्ट और
प्लास्टिक से यदि ले तो किससे होता है, मृदा से ऐसे, और जल से लेते हैं कृषि रसायनों से, और औद्योगिक कचरा जो निकलता है ना, वो नदी नाले जो में भी जाता है। तो ऐसा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, मतलब हमारे इस हिसाब से पहला है ना, और दूसरा का क्या हो जाएगा चौथा, तीसरा का तीसरा, और चौथा का क्या होगा दूसरा। अब इसमें देखते हैं हमारा क्या है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, हो सकता है। देखो 1 2 3 मतलब इसको ऐसे ही लिया है, ये इसी से है ऐसे करके, तो ये ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं, फिर से प्रदूषण है और उससे होने वाले रोग है। वो प्रदूषण के कारण थे, यहाँ पर क्या है, प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होगा, तो फेफड़े के रोग होगा, जैसे हम लोग सांस लेंगे तो ये 2 नंबर। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होगा, तो सुनने में पेयजल संकट होगा, जल से जनित रोग होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 नंबर। ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा, सुनने की समस्या आएगा, तनाव होता है ज्यादा कंजट होने से, ये 3 होगा। और मृदा प्रदूषण से क्या होगा, फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, मतलब 2 1 3 4। देखो कौन सा है 2 1 3 और ये 4 है। अगला हम लोग देखते हैं स्माग। स्माग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। कोहरा जैसे हो जाता है, दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली में जब ठंड आता है तब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गाड़ी चलने का नौबत नहीं आता, तो वहां ज्यादा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि वहां गाड़ियां ही इतनी ज्यादा मात्रा में है, तो इसके कारण वहां होता है। जानते हैं एक बार वहां आड और इवन नंबर गाड़ी का भी प्रयोग किया गया था, क्योंकि तब गाड़ी चलता था तो क्या होता था, प्रदूषण होता था, तो दिन निर्धारित कर दिया गया था कि एक दिन आड गाड़ी चलेगा, एक दिन इवन, और एक दिन कोई गाड़ी नहीं चलेगा, ऐसा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। तो ये चीज, जल प्रदूषण केवल रासायनिक अपशिष्ट से होता है, जैविक अपशिष्ट से नहीं, तो ये गलत है। रासायनिक से भी होता है और जैविक से भी होता है, तो ये गलत है। तो पहला हमारा क्या है, केवल सही है, तो पहला नंबर। और दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत ट्रैफिक है, ये भी सही है। मृदा प्रदूषण केवल प्लास्टिक से होता है, तो केवल प्लास्टिक से नहीं होता, बहुत सारे चीज से होता है, अपशिष्टों से, है ना, तो केवल इसका भी क्या है, पहला सही आएगा। 15 नंबर का देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य गैस होता है, ये सही है। जल प्रदूषण के कारण जल जनित रोग होते हैं, ये भी सही है। ध्वनि प्रदूषण में केवल मनुष्य प्रभावित होता है, जानवर नहीं, ये गलत है। जैसे पहले के डेट में देखते कि जानवर हार्न यदि सुनते थे तो रोड से भाग जाते थे, अब के डेट में जानवर देखोगे आप जितना हार्न दे लो गाड़ी से, वो उठेगा नहीं, आपको बाइक से या कार से या ट्रक से उतार के क्या करना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा रास्ते से, तभी वो उठता है, तो ये क्या है, गलत है। मृदा प्रदूषण से कृषि उत्पादकता प्रभावित होता है, तो ये क्या है, सही है, मतलब थर्ड नंबर बस हमारा गलत है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ भाग का, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस से संबंधित सवालों को मैंने लिया है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से हमको, किसके कारण ये ज्यादा मात्रा में होता है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से और वनों की कटाई से, मतलब कौन सा आ जाएगा 2 नंबर। मीथेन गैस कैसे उत्पन्न होता है, गोबर से, धान की खेती से और डंपिंग किए से, तो ये फर्स्ट होता है, जिसका ईंधन के रूप में हम उपयोग भी करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि में, मतलब उर्वरक के रूप में, तो ये इसमें कहा जाएगा 4। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरीन या फ्लोरीन युक्त जो गैस है क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं, वो कहाँ उपयोग होता है, फ्रिज और एयर कंडीशन में, मतलब एसी में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 और ये 3। आगे हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ये किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या चीज हो रहा है, ओजोन परत का क्षय किससे हो रहा है, तो ओजोन परत का क्षय किससे हो रहा है, सीएफसी से, तो दूसरे नंबर पर 2 ही आएगा। असमान वर्षा किससे रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से, तो इसमें भी किसमें आएगा 3। अब समुद्र स्तर में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि समुद्र का सतह क्या होता है, जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्तर में वृद्धि, तो ग्लोबल वार्मिंग है एक हिसाब से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के संचय से, तो ये सही क्रम में ऐसा नहीं, चौथा ये है, और ये कौन सा है, फर्स्ट है, तो 4 2 3 1, 4 2 3 और ये 1। अगला सवाल हमारा, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता आपको ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से समझौता 2015 में हुआ था, और इसके तहत 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 2 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य था, मतलब वातावरण के ताप को अधिकतम से 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कम या 2 डिग्री ज्यादा, ताकि जो बर्फ है वो पिघले नहीं, ऐसे करके। ओजोन परत की क्षति केवल वनों की कटाई से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब जो उद्योग है उनसे भी होता है ये चीज, तो हमारा पहला क्या है, केवल सही है, तो इसको ध्यान रखना, खासकर पर्यावरण में पेरिस समझौता। ये और कई सारे आगे प्रश्न मिलेगा, हो सकता है आपको ये याद हो जाए। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखता है, ये भी सही है, लेकिन उसको बढ़ा भी रहा है ना, केवल मानव गतिविधियां ही ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो हमारा पहला वाला क्या है, सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में हो तो वो हमारे लिए खराब है। जैसे शुगर, शुगर को आप जानते हो कि शुगर हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे बेस्ट स्रोत है शुगर, लेकिन यदि यही हाई हो जाए, मतलब इंसुलिन गड़बड़ हो जाए, हमारे शरीर में बनने की दर कम हो जाए, तो यही खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, है ना। और इसी प्रकार से यदि ये कम भी हो जाए तो भी हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ज्यादा हाई शुगर हो तो उसका तो चलो दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन एकदम लो शुगर है तो उसका भी इलाज है कि चॉकलेट खा लो, मीठा खा लो, लेकिन ज्यादा कम हो जाए शुगर तो हमारा शरीर जो है वो पिघलने लगता है,
मतलब एक प्लास्टिक जैसे पिघलता है वैसा हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समुद्र स्तर वृद्धि से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन असमान वर्षा पैटर्न पैदा करता है, तो ये भी सही है। और ग्रीन हाउस, ये भी सही, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ के ढांचे पिघल रहे हैं। तो इसमें देखें तो कौन सा वायु प्रदूषण के लिए ग्रीन हाउस गैस केवल वायु प्रदूषण के लिए ये जिम्मेदार है, तो ये नहीं है। मतलब है वायु प्रदूषण के लिए भी, लेकिन इससे बर्फ पिघल रहा है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। तो जो समुद्री किनारे कई सारे द्वीप देखोगे वो समुद्र में डूबते जा रहा है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं 5वें भाग से। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अब यहाँ तक देखे होंगे और पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर भेजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को भी आगे बेहतर से बेहतर रीच मिलता है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हर जो वीडियो है या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आप वहां से ले लीजिए और अध्ययन कीजिए अच्छे से, आपका जॉब जरूर लगे। हमारी ये शुभकामनाएं हैं और ये हमारे लिए बेहतर है कि आप हमारा 1-2 जो भी स्टूडेंट है यदि सिलेक्टेड होते हैं तो एक टीचर के लिए बेहतर ही होता है वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जल। जल के लिए हम यहाँ पर दिया है जल, वन, खनिज और मृदा। तो जल से क्या होता है कि सिंचाई, पीने का पानी हमको मिलता है। तो 4 नंबर। वन से क्या मिलता है हमको? तो वन से क्या मिलेगा? लकड़ी और औषधियां, मतलब ये क्या आएगा? 3 नंबर। खनिज से हमको क्या मिलता है? उद्योग के लिए कच्चा माल, औद्योगिक कच्चा माल, मतलब उद्योग में जो भी लगता है वो। और मृदा से हमें क्या मिलता है? कृषि और खाद्य, मतलब 4, 3, 2, 1। तो ये 4, 4, 3, 2 और ये 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा किससे रिलेटेड है? तो सौर ऊर्जा किससे रिलेटेड है? सूर्य की रोशनी से, मतलब 4। पवन ऊर्जा किससे संबंधित है? हवा का प्रवाह। जल विद्युत किससे संबंधित है? जल के बहाव, जल के बहेगा तभी बनेगा ना। जीवाश्म ईंधन तो कोयला और पेट्रोलियम, मतलब 4, 3, 2 और 1। कहां पर है देखिए, 4 पहला आया, फिर 3, 2, 1। इसमें कुछ ऑप्शन गलत है शायद, हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में देखो ये सही दिया हुआ है और डी में शायद प्रिंटिंग का कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ये आंसर हमारा लेना है। और यहाँ पर आपके लिए सभी चीजें, सभी आंसर के नीचे में व्याख्या दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेन करके बताया गया है कौन सा उत्तर क्यों सही है या क्यों गलत है। तो ये आप पीडीएफ से बिल्कुल देख सकते हैं और यहाँ पर मैं बाकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीडीएफ से देखना चाहेंगे तो आपको ये यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। अगला है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग स्थायी विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। केवल गैर नवीकरणीय संसाधन ही सीमित मात्रा में होते हैं। तो ये कैसा है? केवल गैर नवीकरणीय, वैसे सब सीमित मात्रा में होता है। इसका लगभग क्या दोनों सही होना चाहिए? दोनों, या हमारा पहला तो सही ही है, तो ये दोनों में से आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 और 3 में से कौन सा आंसर है। तो कौन सा आंसर है? पहला। तो गैर नवीकरण ही सीमित मात्रा में होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नवीकरणीय जो स्रोत है वो भी क्या होते हैं? कई सीमित मात्रा में होता है। जैसे पानी वगैरह है ना, पानी बांध हो तभी क्या होता है? उससे हम विद्युत बना सकते हैं, बाकी कंडीशन में हम नहीं बना सकते। तो ऐसा है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत में पानी की कमी मुख्यतः वर्षा वितरण की असमानता के कारण होता है। बिल्कुल सही है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संघनन महत्वपूर्ण उपाय है। जल संरक्षण के लिए क्या है? जो जल का संचयन है वो क्या है? महत्वपूर्ण उपाय है। तो इसके दोनों क्या होंगे? सही है। वर्षा वितरण असमानता के कारण दोनों सही है, ये आएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गलत कथन का चयन करना है। वन केवल लकड़ी उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये सही है क्या? ये क्या है सरासर गलत है। वन उत्पादन केवल लकड़ी के लिए नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के लिए, या वनोपज होता है उनके लिए, या कई सारी चीजों के लिए होता है। तो ये हमको ध्यान रखना, पहला गलत है। खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति पैदा करता है, ये भी क्या है? सही है। जितना ज्यादा खनिज का दोहन करोगे पर्यावरण को हानि होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थायी विकास में सहायक है, सही है। जल संसाधन सिंचाई और पीने के लिए जरूरी है। तो 2, 3 और 4 सही है और हमारा 1 क्या है? गलत है। हमारा अगला भाग है नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो आज के डेट में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हमारा कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो बिजली कहाँ से बनेगा? तो परमाणु से बनाने का तैयारी कर रहे हैं, मतलब परमाणु रिएक्टर स्थापित करके नाभिकीय संलयन विखंडन से। लेकिन उसमें भी हमको क्या लगना है? यूरेनियम, जो बहुत ज्यादा कीमती होता है और बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो सरकार क्या है? सोलर पैनल लगाने के लिए बोल रहा है। सरकार हर घर में क्या है? सोलर पैनल के लिए बोल रहा है कि सोलर पैनल लगाओ, तो सब्सिडी दे रहा है सरकार। कितना लगाओगे? तो 40,000 का छूट, 50,000 का ऐसा करके। आपको इसी में एक आपके लिए करेंट अफेयर्स के लिए सवाल है कि भारत का कौन सा ऐसा विधानसभा है, भारत के जितने भी राज्य है, 28 राज्य और 8 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उसमें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश समझ जाओ, उसका जो विधानसभा है वो सोलर पैनल से ही, मतलब सोलर ऊर्जा का ही उपयोग करता है, वहां ऐसे विद्युत का उपयोग नहीं होता। तो ये आपको बताना है कि सोलर ऊर्जा में कौन सा विधानसभा सक्षम है, मतलब ऐसे बिजली का उपयोग नहीं करता। ये कमेंट करके बताओगे। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
ये ध्यान रखना है। 2 ठो नवीकरणीय लिखा है यहाँ पर, और कौन सा है, जो पवन ऊर्जा है ये भी क्या है, नवीकरणीय है। तो मतलब समझ जाइए पहला दूसरा दोनों में आ गया ना, पहला और दूसरा में सेम है। तो कोयला क्या है, सीमित स्रोत है या गैर नवीकरणीय है, और परमाणु ऊर्जा भी क्या है, सीमित है। मतलब इसको हम अच्छा, इसमें ऑप्शन है उचित संबंध में जो गलत है उसको, तो ये सब सही मिल रहा है ना, सब सही मिल रहा है हमारा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें से कोई नहीं। आपको भी देखो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को देखना है। बहुत सारे सवालों में क्या है, आपको कौन सा सही है पूछेगा, और कोई में आपको क्या है, गलत है पूछेगा। तो आपको वहां पर भ्रम की स्थिति हो जाएगा। और आप हम लोगों का आदत प्राय क्या होता है, सही में टिक लगाने का होता है। तो जब गलत पूछा जा रहा है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, सही वाला टिक लगा देते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, प्रश्न को बिल्कुल शांति से, 2 घंटे का समय 100 प्रश्न के लिए बिल्कुल सफिशियंट होता है। क्योंकि जो हमारा जीएस का पेपर है, जीएस का पेपर हम लोग देखें जो 50 प्रश्न आएगा, तो जीएस का पेपर ये मान के चलो कि आधा घंटा से पौन घंटा में यदि हमारा बना तो बिल्कुल बन जाता है, उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। हमको मेन चीज जो हमारा जो रीजनिंग का है और मैथ्स का उसमें टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमको, कि प्रैक्टिस किए रहे तो वो भी हो जाएगा। तो जीएस में कभी भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको याद है वो एक बार में आ जाता है, उसको जल्दी जल्दी किए, और बाकी जो बचा उसको ऑप्शन वाले जानते हैं कैसे बनाना है, तो उस पर हम काम किए। आगे हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किससे संबंधित है, क्या करता है, बिजली उत्पादन करता है और घरों में प्रयास के लिए, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। पवन ऊर्जा क्या करता है, पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन होता है, और क्या चलाया जाता है, टरबाइन, मतलब ये 4। जल ऊर्जा क्या करता है, हाइड्रो पावर, और क्या करता है, सिंचाई, मतलब 1। और जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक ऊर्जा, ये तो ये 2 नंबर, तो 3 4 2 1 2। तो ये दोस्तों इसमें कई सारे सवाल, आपको इससे भी 2 सवाल आएंगे, तो हर भाग से 2-2 सवाल आपको मिलेंगे। तो यहाँ एक आध सवाल बिल्कुल इजी भी रहेगा, लेकिन इसी में एक आध सवाल आपके लिए, जब पूरे सारे कोर्स तक करोगे तो वहां पर क्या हो जाता है कि हमको कई बार ये चीजें याद नहीं आता। अभी हम लोग जैसे इन्वायरमेंट का ही देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है ये आसान है, लेकिन जब हम इसको कंबाइन देखते हैं, आपको वहाँ 20 सब्जेक्ट से ज्यादा मैथ्स का होगा, रीजनिंग होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का सिलेबस होगा, हर चीज 10 टॉपिक पूरे भारत का होगा। तो वहां पर क्या होता है कि समझ जब दिमाग में हमारा खिचड़ी बन जाता है, तो जब तक हम कई बार रिवीजन नहीं किए रहेंगे तो वहां पर हमको ये नहीं मिल पाता। तो रिवीजन क्या होता है, इसका पर्याप्त करना है, चाहे कोई वीडियो देख के करो, क्योंकि एक ही वीडियो को जैसे आप ये डिसाइड कर लो कि कैसे पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है या जो लगता है, तो उसको कई बार केवल उसका कोई नोट मत बनाओ, कोई पुस्तक मत पढ़ो, उसका केवल आप वीडियो सुनो ध्यान से। आपको वो चीज क्या हो जाएगा, 3-4 बार सुनोगे, आज सुने फिर 1 दिन बाद सुनो, या 2 दिन बाद सुनो, फिर 3 दिन बाद सुनो, तो उससे क्या है, न तो उसका नोट बनाओ, न तो उसका कुछ करो। तो ये टेक्निक अपनाना चाहिए, ये बेहतर होता है। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमेशा अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, हमेशा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता। जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 होगा। अगला सवाल हमारा है, सौर और पवन ऊर्जा पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी नुकसान पहुंचाते होंगे लेकिन कम ही नुकसान पहुंचाते हैं। परमाणु ऊर्जा का कोई रेडियोधर्मी जोखिम नहीं होता, तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। इनसे जो रेडियोधर्मी किरण निकलता है वो शरीर के कोई भी अंग में कैंसर उत्पन्न कर सकता है, बहुत बड़े बड़े रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसको जब भी इसका काम किया जाता है तो हमेशा जो इसका कोड होता है, ड्रेस होता है, वो पहन के ही काम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका केवल सही आंसर कौन सा होगा, पहला। अगला हमारा आंसर है, जल विद्युत स्थायी ऊर्जा स्रोत है, कोयला और तेल नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा अक्षय है, जीवाश्म ईंधन से CO2 उत्सर्जन होता है, ये सही है। ये कोयला और तेल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो है क्या ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये क्या है, गैर नवीकरण, मतलब नया नहीं हो सकता, तो दूसरा हमारा क्या है, गलत है। अगला हम लोग देखते हैं पर्यावरण और उससे संबंधित कानून और नीतियों के बारे में। तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या करता है, तो पर्यावरण नियम 1986 क्या करेगा, तो पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण इससे संबंधित है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 3। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या करेगा, वन्य जीव से संबंधित है, तो इसलिए क्या होगा, वन्य जो जीव है, वन्य जीवों का ये संरक्षण करता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो वन्य जीवों का ये संरक्षण करेगा। पहला में क्या हो गया, 3, दूसरा में क्या हो गया, 4, मतलब 3 और 4। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और जल अधिनियम, तो जल अधिनियम क्या करेगा, जल प्रदूषण का नियंत्रण करेगा, लास्ट वाला। तो इसमें स्वाभाविक रूप से क्या आ जाएगा, पर्यावरणविदों का न्यायिक निपटारा करता है कौन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। 3 4 1 2, तो 3 4 1 और ये 2 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है सीजी पुलिस के लिए, जो भी तो इसमें बहुत मेहनत करता है लगता है, कूद के सवालों में आपको प्रश्नों को जमाना, उनको सेट करना सभी चीज, फिर उसके बाद PDF तैयार करना और आपके लिए फिर ऐसा वीडियो बनाना। तो मेहनत यदि पसंद आ रहा होगा, ये आपके तैयारी में मदद कर रहा होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर एक हार्ट भेजिए, जिससे हमको आगे मोटिवेशन मिलते रहे और आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग लाते रहे। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुआ,
जल नीति कब लागू हुआ, वन नीति कब लागू हुआ और कचरा प्रबंधन नियम कब लागू हुआ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है कचरा प्रबंधन, जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो ये 2016 में आया था। ऐसे करके एक आध भी आपको जैसे ध्यान रखेंगे, जो भी ऑप्शन ऐसे यदि हो सकता है चारों जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको आसान लगे या यही ऑप्शन नहीं आए, इसमें से एक ऑप्शन हो बाकी अलग हो, तो उसमें से आप जो जानते हैं उसको पहले ट्राई कीजिए, फिर आंसर को आप मिलाइए। कि जैसे मैं चौथे नंबर का देख रहा हूँ तो चौथे में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर देखो चौथे में किसी में 4 नहीं है, मतलब इसमें बस 4 है और ये बिल्कुल सही है, तो मतलब बाकी के आंसर यही होंगे। तो ऐसे आप यदि एक भी उत्तर जानते हैं तो वैसा भी आपको उपयोग करना है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे है। फिर बाकी देखो इससे हमको पता चल जाएगा कि बाकी चीज का भी जैसे ये तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बना था 2006 में, जल नीति कब बना है 87 में ही बना है, और वन नीति कब बना है तो 88 में। और इसका नीचे में आपको व्याख्या मिलेगा कि डिटेल आपको सही उत्तर बना के या गलत है उसको भी एक्सप्लेन किया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें एनजीटी केवल संघीय पर्यावरण को निपटाने के लिए बनाया गया है, तो है ये क्या है, सही है, केवल संघी बोला है, तो केवल संघी मतलब केवल केंद्र के लिए, तो ये गलत है, ये किसके लिए बनाया गया है, राज्य और संघों के लिए भी बनाया गया है ना एनजीटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं उसको निपटाता है राज्य और संघ का, तो ये क्या हो जाएगा गलत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, तो ये क्या है, सही है, मतलब पहला गलत हुआ और दूसरा सही हुआ, तो केवल 2 क्या आएगा, सही आएगा। आगे के सवाल देखते हैं हम कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में केवल स्तनधारी जीव शामिल है, ये क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि स्तनधारी के अलावा और भी सभी प्रकार के जीव उसमें शामिल है। कचरा प्रबंधन 2016 का उद्देश्य कचरे के सुरक्षित निपटान से है, मतलब सुरक्षित उसको निपटाना है, उसका व्यवस्था करना है, ये चीज है, मतलब दूसरा क्या है, सही आंसर है इसका। अगला हम लोग देखते हैं कि गलत कथन का चयन करना है, तो पर्यावरण संरक्षण 86 केवल औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू होता है, ये गलत है, औद्योगिक नहीं सभी क्षेत्रों पर ये लागू होता है। एनजीटी जो है पर्यावरण विवादों का न्यायिक निपटारा करता है, सही है ये। जल अधिनियम 1974 जल प्रदूषण रोकथाम रोकता है। अगला है वन्य जीव संरक्षण 72 वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है, केवल 1 नंबर। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन और समझौतों से संबंधित, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूएनईपी यूनाइटेड नेशन का है ना इन्वायरमेंट पॉलिसी जो है, तो ये यहाँ से क्या है, ये क्या करता है, तो पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता से संबंधित ये काम करेगा, कौन सा, यूएनईपी, मतलब कौन सा आएगा, 4 नंबर का। और अगला आईपीसीसी नहीं आया थोड़ा सा, इस तीसरा वाला में ये तीसरा ही सही है ना, पेरिस समझौता, और ये आईपीसीसी में ये सही है, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए करता है। तो इसको चलो पहले आंसर देख लेते हैं फिर और ज्यादा क्लियर करते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1, इसमें थोड़ा सा मिक्स लग रहा है क्योंकि हम इसका आंसर ही देख लेते हैं, उसमें हमको कोई भी डाउट वाली चीज नहीं लेना है। देखो थोड़ा सा ऑप्शन शायद आंसर गलत है इसका, लेकिन इसका व्याख्या सही है ना, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल ठीक है कि पेरिस समझौता में ये चीज किया गया, ±2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए तापमान, ये चीज करना है, ये ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे 25 डिग्री होता है ताप, तो 25 डिग्री या 25 डिग्री है तो 27 हो जाए या 23 हो जाए, लेकिन वही 43 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, तो ये क्या है, दिक्कत वाली बात है। ऐसे करके ये वाली जो है वो सही है, तो ऑप्शन थोड़ा आंसर को देखेंगे, लेकिन इनको आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए है, तो इस हिसाब से सही आंसर भी देख लेते हैं। तो वही बताया कि पहला में क्या आ जाएगा, इसका 4 ही आएगा, पहला में 4, ये आंसर 4 ही आता है। दूसरा में आईपीसीसी में क्या है, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है, तो ये पहला में 4, फिर 2, और ये पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, मतलब 3, और लास्ट में क्या होता है 1, मतलब 4 3 4 2 3 और 1 4, यहाँ पर ये चीज गड़बड़ हुआ है, 3 2 ही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 और 3 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ये उसी को फिर से दिया है, लगभग पेरिस समझौता कब हुआ था, तो पेरिस समझौता आपको ध्यान रखना है 2015 में हुआ था। अब मैं आशा करता हूँ कि ये पेरिस समझौता आपको याद हो गया होगा, कम से कम हमारे प्रश्न में 3 बार आ गया, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब आगे का हम लोग देख लेते हैं कि पेरिस समझौता 2015 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, ये कब हुआ 97 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये हुआ है 87 में, मतलब ये बस आगे पीछे हुआ, और ये हुआ है 2001 में स्टॉकहोम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4 और नहीं 1 नहीं, क्या हो जाएगा इसका यही होगा, और इसका ये होगा, और तीसरे का दूसरा होगा, और दूसरे का तीसरा होगा। मतलब हम लोग देखें तो पहला तीसरा दूसरा और चौथा, तो पहला तीसरा दूसरा और चौथा, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं ये पेरिस समझौता,
देखो पर्यावरण के लिए सबसे मेन है ना पेरिस समझौता 2015, और सभी देशों को इसका पालन करना होता है। पेरिस समझौता सभी देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य देता है, ये बिल्कुल सही है। देश के आईपीसीसी केवल पर्यावरण कानून बनाता है, तो पर्यावरण कानून बनाता नहीं है, रिपोर्ट भी ये देता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? एक, ये क्या देता है? वैज्ञानिक रिपोर्ट। कौन सा? आईपीसीसी, तो केवल एक क्या होगा? सही है। देखो इसका वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाता है, ये कानून नहीं बनाता है। अगला हमारा 44 नंबर का है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। तो ये कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। ये क्या है? गलत है। इसका वास्तव में मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? साउथ अफ्रीका के पास। केन्या सुने होंगे, तो केन्या देश में है ये। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, तो वही इसका मुख्यालय है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करना। देखो ऊपर में जो था उसको आप पूरा एक बार यहाँ से पढ़ोगे तो आपका सब प्रश्न का डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न किससे संबंधित है, वहां हमको नहीं आया, लेकिन आप नीचे तक पढ़ोगे प्रश्नों को तो आपको पता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, मतलब केवल 2 क्या है? सही है। यहाँ पर देखो फिर से क्योटो प्रोटोकॉल ने औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस तय किए हैं, तो ये ग्रीन हाउस से संबंधित है, तो सही है। पेरिस समझौता केवल विकासशील देशों पर लागू होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? सब पर लागू होगा। आईपीसीसी जलवायु पर परिवर्तन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हानिकारक रसायनों को नियंत्रित करता है, तो तीनों सही है। हमारा गलत कौन सा है? केवल 2 नंबर का। आगे हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन और पर्यावरण में क्या रिलेशन है। इससे संबंधित देखते हैं, आपदा क्या होता है? भूकंप होता है, बाढ़ होता है, सूखा होता है, चक्रवात होता है, ये आपदा है। ये पर्यावरण का मुख्य हिस्सा है ना, जिससे मानव सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि जैसे सिंपल सिचुएशन से आपके यहाँ ठंड है, बरसात है, वो तो एक कॉमन चीज है। यदि हमेशा ठंड है तो ठंड हम झेल लेंगे, लेकिन ठंड में यदि हमको सूखा मिल जाए, भूकंप मिल जाए, या कोई भी चक्रवात का सामना करना पड़े, तो वहां हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये चीज होता है। तो भूकंप क्या होता है? वास्तव में भूपटल पर प्लेटों का क्या होता है? आंदोलन हवा है, मतलब हिलना उसका होता है। तो ये चौथा नंबर आएगा। बाढ़ क्या होता है? कि बाढ़ में क्या होता है? अत्यधिक वर्षा और बांधों का क्या हो जाता है? टूट जाना या रिसाव होना या बादल का फट जाना, ये वास्तव में होता है। सूखा क्या होता है? वर्षा की कमी होता है, मतलब 2 होगा। और चक्रवात क्या होता है? समुद्री तूफान होता है, मतलब 1 होगा। तो 4, 3, 2 और ये 1 होगा। अगला हमारा है कि भूकंप के लिए क्या किया जाता है? तो भवनों की सुरक्षा की तैयारी। भूकंप आएगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा? मान लो भूकंप आया, बांध टूट जाए, उससे हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमारा घर टूट जाए तो हमारा जान चली जाएगा। ये सबसे ज्यादा चीज है। तो जान है तो जहान है बोला जाता है, तो ये सबसे मेन है। अगला चीज क्या किया जाता है? बांधों के लिए क्या किया जाता है? बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? बांध का निर्माण। पहले क्योंकि आप जानते होंगे जो कोसी है, महानदी है, ये सब क्या होता था? बहुत ज्यादा बाढ़ आता था, लेकिन इनमें बहुत सारे बैराज बना दिए गए, चेक डैम बना दिए गए, या और बड़ा बड़ा बांध बना दिया गया, तो पानी को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तो रोकने से क्या होता है कि उसका स्तर क्या होने लगा? जो है वो नीचे पानी कम जाने लगा, तो बाढ़ की खतरा क्या हो गया? कम हो गया। तो बाढ़ की खतरा रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। सूखा के लिए क्या किया जाता है? जल का रोकथाम किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, तो ये भी सही है। चक्रवात के लिए क्या किया जाता है? चेतावनी प्रणाली। इससे क्या होता है? चेतावनी पहले से हो, चक्रवात आने वाला है, तो आदमी अपना वो स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थान में जा सकता है, या घर में ही रह के अपना जीवन बचा सकता है। तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर होगा, तो अभी क्या है? सही है। अगला हम लोग देखते हैं, तो इसका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। केवल भूकंप के लिए ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, तो ये क्या होता है? ये बनाया गया है। तो केवल भूकंप के लिए नहीं बनाया गया है, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो भी एनडीआरएफ की टीम आती है, तो ये सबके लिए बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सही केवल कौन सा है? 1 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, सूखा केवल वर्षा की कमी से उत्पन्न होता है। सही है, सूखा केवल वर्षा की कमी से, और साथ में हम पानी यदि रोकथाम न करें तो भी होता है, तो आगे देख लेंगे उसको। बाढ़ की गंभीरता मानवीय गतिविधियों जैसे जंगल कटाई से भी बढ़ता है। तो ये दूसरा तो श्योर सही है, पहला का हम लोग चेक करते हैं, तो पहला मतलब पहला भी सही है। आंसर के हिसाब से दोनों क्या है? सही है, मतलब वर्षा कम होने पर और प्राकृतिक प्लस मानवीय गतिविधियों से भी होता है। हमारा आखिरी सवाल है कि चक्रवात केवल समुद्र के ऊपर बनता है। एनडीए में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा का प्रबंधन करता है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर प्राधिकरण नहीं बनाता। जल संरक्षण, सूखा प्रबंधन में सहायक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 50 प्रश्न दे दिया, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप जितना ऊपर में पढ़े उनको थोड़ा सा चेक कीजिए, और इसमें से आपको एक आंसर बताना है कि जो गलत है। इसमें से देखो चारों में से क्या है? 4 है, उसमें से 3 क्या है? सही है। तो एक गलत को आपको खोजना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सा गलत है। तो चलिए, ये वीडियो में हमारा ये 50 जो ऊट वाले प्रश्न है पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। तो यदि ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ ऐसे ही पाने के लिए इसको आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।
वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला में। तब तक के लिए धन्यवाद।